हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने रिमेनिंग टॉपिक्स। पहले के टॉपिक्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप जाकर देख सकते हो। सेल वॉल, द आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स। इन जनरल, plants cannot move from place to place, so they need a rigid structure to withstand environmental stresses like wind and rain. अब क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की जरूरत होती है ताकि वो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस से प्रोटेक्ट रहे, जैसे कि विंड और रेन। Therefore, the plant cells have an additional covering outside the cell membrane called a cell wall. अब क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते और उन्हें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की जरूरत होती है ताकि वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस से प्रोटेक्टेड रहे, जैसे कि विंड और रेन इजिली डैमेज ना हो जाएं, इसीलिए प्लांट्स को एक एडिशनल कवरिंग की जरूरत होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ होती है, विच इज सेल वॉल। द सेल वॉल ऑल्सो हेल्प लीव्स एंड फ्लावर्स रिमेन फर्म एंड मेंटेन देयर शेप्स एंड हेल्प प्लांट स्टे अपराइट। सेल वॉल लीव्स और फ्लावर्स को फर्म बनाने में हेल्प करती है और उनकी शेप मेंटेन रखती है। ये प्लांट्स को सीधा खड़े रखने में भी हेल्प करती है। Although rigid, the cell wall is permeable, which means water and some dissolved minerals can pass through it. सेल वॉल हार्ड होती है, लेकिन ये completely closed नहीं होती। ये permeable होती है, मतलब वाटर और कुछ dissolved minerals इसके थ्रू पास कर सकते हैं। Along with the selective permeability of the cell membrane, the permeability of the cell wall help plant roots absorb water and nutrients from the soil. अब क्योंकि सेल वॉल वाटर और मिनरल्स को पास होने देती है और सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर जा सकता है और कौन सा नहीं। इसी वजह से प्लांट रूट्स सोइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाती हैं, क्योंकि सोइल के अंदर वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो रूट सेल्स की सेल वॉल उन्हें पास होने का पाथवे देती है और सेल मेम्ब्रेन उनकी एंट्री को कंट्रोल करती है। इसीलिए रूट्स जरूरी वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। When we place a royal leaf or an onion peel in a concentrated sugar solution, the plant cells lose water due to osmosis. अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, जब रोयू लीफ और अनियन पील को हमने कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में रखा, ऑस्मोसिस की वजह से वाटर का मूवमेंट सेल से बाहर हुआ। However, the cells do not shrink in size because their rigid cell wall maintain their shape. हालांकि जो सेल है वो साइज में श्रिंक नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, विच इज सेल वॉल, जो रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, इसलिए उसने प्लांट सेल की जो शेप है वो मेंटेन करके रखी। द इनर कंटेंट ऑफ अ सेल श्रिंक एज द सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। अब जो सेल का साइज है वो तो चेंज नहीं हुआ, पर जो सेल का अंदर का कंटेंट है, मतलब इनर कंटेंट है, वो जरूर श्रिंक हो गया जब सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से अलग होती हुई ऑब्जर्व हुई। दिस शोज दैट द सेल वॉल हेल्प प्लांट सेल रिमेन फर्म एंड देयर ओरिजिनल शेप। अब ये दिखाता है कि जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल्स में, वो प्लांट्स को हेल्प करती है उनकी ओरिजिनल शेप मेंटेन करने के लिए। एनिमल सेल्स सच एज चीक सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल। अब जैसा कि हमने देखा था एक्टिविटी में, एनिमल सेल्स जैसे कि चीक सेल्स के पास कोई भी सेल वॉल नहीं थी। Therefore, when placed in a concentrated sugar solution, they lose water and shrink. इसी वजह से जब हमने उसे कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में रखा, वाटर का मूवमेंट सेल के बाहर हुआ, इसी वजह से वो श्रिंक कर गया। तो टोटली इसमें हमें ये बताया गया है कि जब हमने प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व करा तो श्रिंकेज तो हुई, पर उसकी शेप चेंज नहीं हुई। श्रिंक हुआ तो उसका इनर कंटेंट, उसकी जो शेप है वो वही रही। पर एनिमल सेल्स में, जैसे कि हमने चीक सेल को एक्टिविटी में लिया, तो हमने देखा कि इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। इसी वजह से जब हमने उसे कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में रखा तो वाटर का मूवमेंट बाहर हुआ, पर इस बार जो सेल है उसकी शेप चेंज हो गई। पर प्लांट सेल में ऐसा नहीं था, बिकॉज ऑफ सेल वॉल वो रिजिड होती है, इसी वजह से सेल वॉल की जो शेप है वो चेंज नहीं हुई, पर उसका इनर कंटेंट जरूर श्रिंक हो गया।
विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल्स कैन चेंज शेप इजिली। अब क्योंकि एनिमल सेल्स में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए वो अपनी जो शेप है वो इजिली चेंज कर सकते हैं। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट द ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एनिमल टिश्यूज। अब एनिमल सेल की यही फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें सपोर्ट करती है ओवरऑल मूवमेंट में, और टिश्यूज को फंक्शन परफॉर्म करने में भी सपोर्ट करती है। The plant cell wall is primarily made of cellulose, a type of carbohydrate formed by many glucose units linked together. प्लांट सेल वॉल मेनली सेलुलोज नाम के एक सब्सटेंस से बनी होती है। सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज यूनिट्स के जुड़ने से बनता है। सेलुलोज इन आवर बॉडी एक्ट एज रफेज हेल्पिंग इन डाइजेशन। हमारे डाइजेशन में सेलुलोज रफेज की तरह काम करता है। Some microorganisms like fungi and bacteria also have a cell wall to provide protection and structural support to their cells. कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंगी एंड बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है जो उन्हें प्रोटेक्शन और सपोर्ट देती है। 2.3 The cell interior, a coordinated working system. You have learned that most cells have three basic parts. अब आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सेल के जो मोस्ट बेसिक पार्ट्स होते हैं तीन। फर्स्ट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जिसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अ सेमी फ्लूइड लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। सेकेंड इज एक सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस जो कि सेल के अंदर होता है, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब प्रोमिनेंट मतलब होता है क्लियरली विजिबल या फिर इजीली नोटिसेबल। तो जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर बहुत क्लियरली विजिबल होता है और ये हमें इजीली दिखाई दे जाता है, जो कि सेल की एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। तो ये इसीलिए बोला गया है अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। In addition to the nucleus, the cytoplasm contains several subcellular components called organelles. अब न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेलीज सब सेलुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। Along with other substances present in it, most of which are only visible with an electron microscope. अब इनमें से ज्यादातर ऑर्गेनेलीज इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है और क्योंकि उसकी मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है इसलिए उसे यूज करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की जगह। नाउ एक्टिविटी 2.4 लेटेस्ट स्टडी, जिसमें हमें तीन सेल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज बैक्टीरियल सेल, सेकेंड इज प्लांट सेल एंड थर्ड इज एनिमल सेल। सो अब हम एक एक करके सारे सेल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरियल सेल, ये एक सिंपल सेल होता है, इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की। ये सेल को प्रोटेक्शन और शेप देता है। सेकंड इज राइबोसोम्स, जो कि आपको ये दिख रहे होंगे ब्लू कलर से बने हुए हैं। तो ये सेल में प्रोटीन बनाते हैं। बाकी हम इन सभी ऑर्गेनेलीज को आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है न्यूक्लियोइड, जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि इसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, पूरा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है एनिमल और प्लांट सेल की तरह। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है जहाँ पर वो रहता है उस रीजन को बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड रीजन। यहाँ डीएनए प्रेजेंट होता है लेकिन इसके अराउंड न्यूक्लियस जैसी मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे मैंने अभी बताया। उसके बाद साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। देन अपेंडेज फॉर ल्यूकोमोशन, अब ये जो है इसे हम बोलते हैं फ्लैजिलम, बैक्टीरियल सेल में ही होता है ये। देन इसको ये क्या काम करता है, इसका क्या काम होता है, इसका ये फंक्शन होता है कि ये सेल को मूव करने में हेल्प करता है। तो ये था एक बैक्टीरियल सेल के ऑल ऑर्गेनेलीज। तो अब बात करते हैं सेकेंड सेल की, जो कि है हमारा प्लांट सेल। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी प्रेजेंट होती हैं, कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी प्रेजेंट होती हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं होती हैं। तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें भी सेल वॉल होती है। ये भी सेम काम करती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और सपोर्ट देती है सेल को, क्योंकि प्लांट्स हैं वो कहीं भी मूव नहीं कर सकते और उन्हें एनवायरमेंटल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेल वॉल होती है। देन सेकेंड इज सेल मेम्ब्रेन। ये सब्सटेंसेस के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, जिसकी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था।
देन आता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म, इसमें सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का काम होता है कंट्रोल करना सेल को, ये सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। उसके बाद आता है न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो। अब ये इसका क्या काम होता है, ये राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो तरह के होंगे, फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेल के अंदर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका ये काम होता है और ये न्यूक्लियस से अटैच होता है। अब है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम जो होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने का होता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। देन उसके बाद गोल्जी बॉडी, इसे गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं, और ये प्रोटीन्स और जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं उनको मॉडिफाई और पैक करके ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। लाइक कोई भी एक मटेरियल आया इसके पास, उसे मॉडिफाई करना, पैकेजिंग करना उसकी, और उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट करना, ये इसका काम होता है। अब आएगा राइबोसोम, तो राइबोसोम्स जैसे मैंने आपको बताया बैक्टीरियल सेल में भी होते हैं। तो राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं और उन्हें प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल रहता है। उसके बाद रहता है वैक्यूल। अब वैक्यूल भी जनरली एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, अगर होता है तो वो बहुत स्मॉल होता है, ज्यादा बिग नहीं होता, जैसे कि आप प्लांट सेल में देख सकते हो। इसका क्या काम होता है, ये फूड, वाटर और कुछ वेस्ट मटेरियल को भी अपने अंदर स्टोर करके रखता है और सेल को टर्जिड मतलब फर्म बनाने का काम करता है। तो ये हो गया प्लांट सेल। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एनिमल सेल पर। अब ये है एनिमल सेल, ये प्लांट सेल से थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं जो कि प्लांट सेल में होती हैं, जैसे कि सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल के अंदर और बाहर सब्सटेंसेस का मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है और सब्सटेंसेस की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ऐसा भी बोल सकते हो। अब है न्यूक्लियस, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले सेल में भी बताया था, प्लांट सेल में भी होता है ये। तो जो न्यूक्लियस है उसे सेल का कंट्रोल सेंटर बोलते हैं, क्योंकि ये सेल को कंट्रोल करता है। अब कैसे करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। देन है न्यूक्लियोलस, अब ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है और ये राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जैसे मैंने आपको लास्ट सेल में बताया था कि ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये न्यूक्लियस से ही अटैच होते हैं, जैसा कि आप इस प्लांट सेल में क्लियरली देख सकते हो कि ये न्यूक्लियस से ही अटैच है। तो यहाँ भी एनिमल सेल में भी ये न्यूक्लियस से ही अटैच होते हैं। देन है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये सारी ऑर्गेनेलीज के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब है साइटोप्लाज्म, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये हर सेल में होता है। ये एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसमें कि हर ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है। उसके बाद गोल्जी बॉडी, ये लास्ट सेल में भी था, प्लांट सेल में भी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्लांट सेल में भी हैं और एनिमल सेल में भी, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्लांट और एनिमल सेल में थोड़ी डिफरेंट है। तो जो गोल्जी अपरेटस होता है वो प्रोटीन्स को मॉडिफाई, पैक और उसके बाद पैक करने के बाद उसका ट्रांसपोर्ट कराता है। उसके बाद लाइजोसोम्स, ये आप देख सकते हो इधर लाइजोसोम्स बने हुए हैं। तो लाइजोसोम्स वेस्ट मटेरियल और डैमेज्ड सेल पार्ट्स को तोड़कर डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए इन्हें क्लीनिंग वर्कर्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है। उसके बाद है वैक्यूल। अब जो वैक्यूल है वो वाटर और कुछ सब्सटेंसेस को स्टोर करता है। एनिमल सेल में ये यूजुअली छोटे होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। अब हमने सभी ऑर्गेनेलीज का एक बार ओवरव्यू ले लिया है, तो अब हम आगे की एक्टिविटी कंटिन्यू करते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज स्टडी द गिवन डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। हमने स्टडी कर लिया है तीनों डायग्राम्स का। देन सेकंड पॉइंट है ऑब्जर्व द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ देम। अब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो इन तीनों में प्रेजेंट होते हैं, तो एक बारी वो भी देख लेते हैं। अब है एक स्ट्रक्चर है जो कि तीनों में प्रेजेंट है, फर्स्ट इज राइबोसोम्स। तो ये बैक्टीरियल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। सेकंड इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आपको बैक्टीरियल सेल में मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये प्लांट सेल में भी मिल जाएगा, ये रहा।
ये एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है ना जो पूरे सेल में रहता है, उसके बाद आपको ये एनिमल सेल में भी मिल जाएगा बहुत इजीली। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कॉमन दिखा रखा है, ये देखो इधर ऐसे करके कॉमन दिखा रखा है ना। तो ये चीजें जो तीनों में प्रेजेंट है। नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। अब आपको टेबल 2.1 में अपने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करने हैं। तो चलिए एक बार टेबल 2.1 भी देख लेते हैं। तो ये रही टेबल 2.1। तो इसमें हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स। तो अभी हम यहाँ पर 3 सेल दिए गए हैं। फर्स्ट इज बैक्टीरियल सेल, सेकंड इज प्लांट सेल एंड थर्ड इज एनिमल सेल। तो हमें सेल के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं इस साइड पर और 3 सेल के नाम दिए हुए हैं। अब हमें इसमें क्रॉस या फिर टिक करना है कि कौन से सेल स्ट्रक्चर्स कौन से सेल में प्रेजेंट हैं या नहीं। तो सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल में होती है, प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। सेकंड इज सेल वॉल। तो सेल वॉल बैक्टीरियल सेल में होती है, प्लांट सेल में होती है, बट एनिमल सेल में ये नहीं होती है, एब्सेंट होती है। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि तीनों सेल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल एंक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन। तो ये बैक्टीरियल सेल में नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही सेल के अंदर पड़ा रहता है, इसमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में भी होता है। उसके बाद है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, जेनेटिक मटेरियल विदाउट अ मेम्ब्रेन अराउंड। तो मैं अभी इसकी बात कर रही थी, ये जो है वो बैक्टीरियल सेल में होता है बट प्लांट सेल में नहीं होता है और एनिमल सेल में भी नहीं होता, बिकॉज इनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ना कि कोई प्रिमिटिव न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोइड रीजन। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो बैक्टीरियल सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है प्रेजेंट, तो इसमें एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। नाउ अ बैक्टीरियल सेल लैक्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अब जो बैक्टीरियल सेल होता है उसके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मतलब ऑर्गेनेलीज सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन्स। वो ऑर्गेनेलीज जिनके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है वो ऑर्गेनेलीज बैक्टीरियल सेल के पास नहीं होती हैं, बैक्टीरिया के पास वो नहीं होती हैं। सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड क्रियॉन मीन्स न्यूक्लियस। कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है? तो प्रिमिटिव मतलब एक सिंपलर स्ट्रक्चर, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, और क्रियॉन मतलब न्यूक्लियस। In prokaryotic cells, most cellular activities take place directly in cytoplasm. अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें जो ज्यादातर सेलुलर एक्टिविटीज हैं वो साइटोप्लाज्म में ही डायरेक्टली होती हैं। उसके बाद इन कॉन्ट्रास्ट plant and animal cells have a well defined nucleus and several membrane bound organelles. अब जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होता है इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और बहुत ज्यादा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। सच सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। अब इन सेल्स को जिनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इन्हें बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, और जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती है। यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। अब यू मीन्स होता है ट्रू, मतलब जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस हो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हो, और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। देन more details of the characteristics of prokaryotic and eukaryotic cells is given in table 2.2. अब टेबल 2.2 देखते हैं जिनमें और भी ज्यादा डिटेल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं। ओके, सो दिस इज टेबल 2.2 जिसमें कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स दे रखा है। तो आप वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हो। मैंने वहां पर एक पीडीएफ अटैच की हुई है जिसमें आपको हर चीज मिल जाएगी, माइंड मैप, साइंटिस्ट के बारे में सारी एक्टिविटीज और शॉर्ट नोट्स, आपको सब कुछ मिल जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कुछ आपको मिल जाएंगे। तो वहां से भी आप देख सकते हो ये डिफरेंस बिटवीन। फिलहाल हम बुक में भी देख लेते हैं। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स दिए हुए हैं और यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले प्रिमिटिव न्यूक्लियस तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रिमिटिव मतलब होता है कोई सिंपल सा स्ट्रक्चर,
तो सिंपल सा न्यूक्लियस, सिंपल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का, तो मतलब न्यूक्लियोइड रीजन, तो ये तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में जैसे कि प्लांट सेल या एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। फिर डायमीटर ऑफ अ टिपिकल सेल, मतलब यहाँ पर सेल के साइज की बात हो रही है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में 1 to 10 माइक्रोमीटर्स में होता है। सेल का साइज जो होता है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर्स होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में सेल का साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर्स होता है। उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, अब कितने सेल्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, तो यूजुअली इसमें हमारे यूनिसेलुलर ही होते हैं जिसमें सिर्फ एक सेल होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मतलब वो भी हो सकते हैं जिनमें एक सेल हो, मतलब यूनिसेलुलर भी हो सकता है यूकैरियोटिक में और मल्टीसेलुलर भी। नाउ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एब्सेंट होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आप एब्सेंट लिखोगे और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, तो इसमें तो भाई कोई ऑर्गेनेली ही नहीं होती मेम्ब्रेन वाली, तो इसमें न्यूक्लियस क्या ही होगा, और इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है वेल डिफाइंड, तो इसमें एब्सेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है और यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट है। नाउ which of the cells given in figure fall under the categories of prokaryotic and eukaryotic cell? तो अब हमने जो फिगर 2.10 देखी थी उनमें से कौन से सेल प्रोकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में फॉल करते हैं और कौन से यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में फॉल करते हैं, हमें वो बताना है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, बैक्टीरियल सेल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में फॉल करता है, और प्लांट और एनिमल सेल जो हमने देखे थे वो यूकैरियोटिक की कैटेगरी में फॉल करते हैं। Ready to go beyond, in eukaryotic cells, a network of fine fibers form the cytoskeleton, which provide structural support, maintain cell shape, and enable cell movement and internal transport. अब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बहुत थिन फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये सेल को सपोर्ट देता है, उसकी शेप मेंटेन करता है और जरूरत पड़ने पर सेल की मूवमेंट में भी हेल्प करता है। It is visible only under an electron microscope as a separate entity. अब ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही क्लियरली दिख सकता है। The cytoplasm may also store starch in plant cells or crystals of calcium oxalate or silica in some plant cells. These are known as cell inclusions. So cytoplasm के अंदर स्टार्च और कुछ क्रिस्टल्स भी होते हैं, स्टोर होते हैं, तो इन स्टोर्ड सब्सटेंसेस को ना सेल इंक्लूजन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल्स नीड दीज ऑर्गेनेलीज। अब एक क्वेश्चन तो आप सबके मन में जरूर आया होगा कि यूकैरियोटिक सेल्स कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। अब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली में और इंडिपेंडेंटली होती हैं, मतलब एक सेल ऑर्गेनेली अपना दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक कोई और फंक्शन परफॉर्म करेगा, और इन्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, ये अपने अपने फंक्शंस खुद परफॉर्म करते हैं और सेम टाइम पर परफॉर्म करते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स, रिमूविंग वेस्ट एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल। अब ये ऑर्गेनेली मिलकर नए सब्सटेंसेस बनाते हैं और वेस्ट रिमूव करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ अ सेल। अब ये एक साथ काम करते हैं ताकि सारे फंक्शन सेल के अंदर परफॉर्म हो सकें। इन अदर वर्ड्स, अ सेल इज लाइक अ टाइनी लिविंग फैक्ट्री विद ईच ऑफ इट्स पार्ट डूइंग अ स्पेसिफिक जॉब। दूसरे शब्दों में कहें तो इसीलिए सेल को एक छोटी फैक्ट्री भी कहा जाता है जहां हर ऑर्गेनेली अपना अलग अलग काम करता है। नाउ लेट अस एक्सप्लोर दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड अ सेल। न्यूक्लियस, हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस। अब हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सेल ऑर्गेनेली, जो कि सेल का कंट्रोल सेंटर भी होता है। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस डबल लेयर्ड होता है, मतलब ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है जिसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, कवरिंग्स होती हैं, और इस कवरिंग को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
which has pores that allow the transfer of materials between the nucleus and the cytoplasm. अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ना पोर्स भी होते हैं ताकि मटेरियल्स का, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स का ट्रांसफर हो सके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में. The nucleolus is the dense round body in the nucleus where synthesis of ribosomal subunits take place. अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस एक डेंस राउंड बॉडी है जो कि राइबोसोम्स का इस सिंथेसिस कराती है. मतलब राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, जिन्हें प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, उनकी सब यूनिट्स में हेल्प करता है. और जो राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं उनका सिंथेसिस न्यूक्लियोलस के अंदर ही होता है. These subunits then exit the nucleus to cytoplasm where one large and one small subunit assemble to form ribosome. अब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस रहता है उसके अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स का सिंथेसिस होता है. मतलब एक सब यूनिट बड़ी रहती है और एक सब यूनिट थोड़ी छोटी रहती है. ठीक है, अब ये जो सब यूनिट्स हैं ये एग्जिट करती हैं जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, तो जो बड़े वाली होती है और एक जो छोटे वाली होती है वो असेंबल हो जाते हैं और एक राइबोसोम बना देते हैं. ये वाली फिगर तो एक बार इसमें ऑब्जर्व करते हैं जो भी हमने पढ़ा. स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस. अब ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो जैसा कि देख सकते हो, जैसे कि हमने सबसे पहले बात की थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, डबल लेयर, तो आप ये देख सकते हो कि ये डबल लेयर्ड है, एक ऊपर है और एक नीचे है लेयर. उसके बाद हमने बात की थी न्यूक्लियर पोर्स की, तो इसमें न्यूक्लियर पोर्स भी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, आप देख सकते हो. तो ये आप देख सकते हो, ये जो छोटे छोटे हैं ये न्यूक्लियर पोर्स हैं जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही होते हैं. उसके बाद न्यूक्लियोलस जिसकी बात हो रही है, ये डेंस राउंड बॉडी जो कि न्यूक्लियस के अंदर होती है, ये रही बीच में, इसके अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स का सिंथेसिस होता है इसके अंदर, और बाहर साइटोप्लाज्म में आकर एक बड़ी सब यूनिट और एक छोटी सब यूनिट असेंबल हो जाती है और एक राइबोसोम बन जाता है. तो ये पूरी न्यूक्लियस की एक स्ट्रक्चर दी हुई है. अभी हमने क्रोमेटिन के बारे में नहीं पढ़ा है, अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे. द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रोड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड. अब न्यूक्लियस में ना क्रोमोसोम्स भी होते हैं जो कि आपको रोड शेप्ड के नजर आएंगे. स्ट्रक्चर्स, रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो, और ये आपको तभी दिखेंगे जब सेल डिवाइड कर रहा होगा. नाउ क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं डीएनए के फॉर्म में. जो डीएनए की फुल फॉर्म होती है वो है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स. क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स. अब क्रोमोसोम्स डीएनए से बने होते हैं और कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन से भी. डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. अब जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, मतलब उनके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है. द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स. डीएनए के छोटे छोटे फंक्शनल पार्ट्स को जीन्स कहते हैं. जीन्स ही हमारे ट्रेट्स यानी इनहेरिटेड कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं. इन एन नॉन डिवाइडिंग सेल दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल. नॉन डिवाइडिंग सेल्स में मतलब जो सेल डिवाइड नहीं कर रहा हो उसमें ये जो डीएनए है वो क्रोमेटिन की तरह प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है. एक बारी मैं आपको समझा देती हूँ. तो अब मान लो कि ये एक सेल है. अब इसके अंदर जो डीएनए है वो इस फॉर्म में है और इस फॉर्म को बोलते हैं क्रोमेटिन. और जब सेल डिवीजन के थ्रू और जब सेल डिवाइड होता है तो ये क्रोमेटिन पूरा अरेंज्ड होके इस फॉर्म में आ जाता है और इन्हें बोलते हैं क्रोमोसोम्स. 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर और 23 पेयर्स होते हैं. इसे आप डीएनए की कॉइल या
कंडेंस्ड फॉर्म बोल सकते हो। और ये जो इसमें छोटे छोटे ब्लू कलर के हैं ये होते हैं प्रोटीन्स। तो इनको बोलते हैं क्रोमोसोम और इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमोसोम सिर्फ आपको तब ऑब्जर्व होंगे जब सेल डिवाइड कर रहा होगा। अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो आपको ये ऑब्जर्व होगा, ना कि ये। Chromatin material is visible as an entangled mass of thread-like structures। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया था उस वाले सेल में कि सेल के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो आपको entangled दिखेगा, मतलब आपको बहुत उलझा उलझा दिखेगा और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है एक। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes। अब जब भी सेल डिवाइड करेगा तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा क्रोमोसोम्स में। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, ये आप इधर वाली इमेज में ज्यादा क्लियरली देख पाओगे कि ये जो है इसके अंदर ये है क्रोमेटिन, जो कि इसमें भी दिखाया हुआ है बट इसमें ज्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा है। और जब सेल डिवाइड होता है तो ये क्रोमेटिन इस टाइप के क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। Threads of curiosity, some cells are specialized to perform specific functions. For example, mature red blood cells RBCs in humans do not have a nucleus, enucleate। अब कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि मैच्योर रेड ब्लड सेल्स RBCs जो ह्यूमन बॉडी में जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। The absence of a nucleus provide more space for hemoglobin, allowing it to transport a larger amount of oxygen to all cells of the body। अब क्योंकि न्यूक्लियस नहीं रहता तो इस वजह से हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, उसकी वजह से ये अलाउ करता है बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी के हर सेल में। Since they lack a nucleus, they cannot repair और divide themselves। क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं रहता तो ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते और ये डिवाइड भी नहीं कर सकते। As a result, their lifespan is short and they survive approximately for 120 days। इसकी वजह से जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत शॉर्ट होती है और वो अप्रोक्सीमेटली 120 डेज तक ही सर्वाइव कर सकते हैं। डू यू नो एनी अदर सेल विदाउट न्यूक्लियस? तो आपको कोई और सेल ऐसा पता है जिसके पास न्यूक्लियस ना हो? तो यस, एक और एग्जांपल है प्लेटलेट्स का। तो प्लेटलेट्स हमारे बॉडी का बहुत छोटे पार्ट्स होते हैं। जब हमें कहीं कट या इंजरी हो जाती है तो प्लेटलेट्स उस जगह पर ब्लड को जमाने में हेल्प करते हैं, इससे ब्लीडिंग जल्दी रुक जाती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, प्लेटलेट्स कंप्लीट सेल्स नहीं होते, ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। सेल फ्रेगमेंट्स का मतलब है कि एक बड़ी सेल के छोटे छोटे टुकड़े, यानी प्लेटलेट्स खुद एक पूरी सेल नहीं होते बल्कि एक बड़ी सेल से बने हुए छोटे पार्ट्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इस बारे में हमने बात कर ली है कि उनके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। देयर डीएनए इज प्रेजेंट एज अ सिंगल सेलुलर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है और कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर। द रीजन कंटेनिंग दिस जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। अब जहां पर ये डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है उस रीजन को न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स, द प्रोटीन फैक्ट्रीज। दीज आर टाइनी स्ट्रक्चर्स may be present either freely in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum। अब ये छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी हो सकते हैं, मतलब प्रेजेंट भी हो सकते हैं फ्रीली, और अटैच्ड भी हो सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं सेल के अंदर। Now endoplasmic reticulum ER manufacturing factory. The endoplasmic reticulum ER is a large organelle that spreads like a network within the cytoplasm of the cell। अब
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि ER एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की तरह वर्क करता है। ये एक लार्ज ऑर्गेनेली है जो कि एक नेटवर्क की तरह पूरे सेल में स्प्रेड है और ये साइटोप्लाज्म में होता है सेल के। द ER इज कॉन्टिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। तो अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस की सबसे बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं। द ER plays a key role in the synthesis and transport of proteins। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ER जो होता है वो एक की रोल प्ले करता है प्रोटीन्स के सिंथेसिस में और उनके ट्रांसपोर्ट में। फैट्स, लिपिड्स एंड सम हार्मोन्स इन सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल्स। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस मतलब बनाता है कुछ प्रोटीन्स को, फैट्स को और कुछ हार्मोन्स को, और उनका ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी। द स्ट्रक्चर ऑफ द ER in a cell varies depending on its function. There are two types of ER। अब जो स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो सेल में वेरी कर सकता है उनके फंक्शंस के ऊपर, और दो टाइप के ER होते हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। It looks rough under an electron microscope because it has ribosomes attached to its surface। अब पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रफ इसलिए लगता है क्योंकि इससे राइबोसोम्स अटैच होते हैं इसके सरफेस से, and is mainly involved in protein synthesis and protein secretion, for example in gland cells such as pancreatic cells। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये मेनली प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और प्रोटीन सिक्रेशन करता है, फॉर एग्जांपल ग्लैंड सेल्स में सच एज पैंक्रियाटिक सेल्स। नेक्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। अब इसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्मूथ दिखता है ना कि रफ, एंड देयरफॉर लुक्स स्मूथ। It is involved in the synthesis and storage of fats and hormones। अब ये इन्वॉल्व होता है फैट्स के स्टोरेज में और हार्मोन्स के सिंथेसिस में। नेक्स्ट इज गोल्जी अपरेटस, और इसे गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर्स। If you carefully look at the diagram of a cell, figure 2.10b and c, you will notice stacks of flattened sac-like structure। अगर आप बहुत केयरफुली फिगर 2.10b और c मतलब कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के डायग्राम को देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा गोल्जी अपरेटस। आप एक नोटिस करोगे स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। टुगेदर दीज स्टैक्स फॉर्म द गोल्जी अपरेटस। अब यही स्टैक्स एक साथ आकर गोल्जी अपरेटस को बनाते हैं। फिगर 2.13। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो आप देख सकते हो जो हमने टॉपिक पढ़ा था गोल्जी अपरेटस से पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसमें आप देख सकते हो ये जो नीचे वाले स्ट्रक्चर्स हैं यही होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जिन पर राइबोसोम्स अटैच हैं ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिन पर राइबोसोम्स अटैच नहीं है उन्हें बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखते हैं गोल्जी अपरेटस के डायग्राम को। तो अब आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पर स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, आप देख सकते हो। ये देखो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि फ्लैटेंड है, तो यही है गोल्जी अपरेटस जिसे गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। इट इज फंक्शनली लिंक्ड टू द ER, द सेल मेम्ब्रेन एंड द अदर सेल ऑर्गेनेलीज। अब ये फंक्शनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन और दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज से लिंक होता है गोल्जी अपरेटस। The Golgi apparatus acts like the cell's पोस्ट ऑफिस। अब गोल्जी अपरेटस जो है सेल के पोस्ट ऑफिस की तरह एक्ट करता है। क्यों? देखो, इट मॉडिफाइज, शॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन्स एंड और लिपिड्स इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, सिक्रेशन और लाइसोसोम फॉर्मेशन। अब इसे सेल का पोस्ट ऑफिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले प्रोटीन्स और फैट्स को मॉडिफाई करता है
उन्हें सॉर्ट करता है और उन्हें उनकी सही जगह पैक करके भेज देता है। और ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को वेसिकल्स में पैक करता है। वेसिकल्स छोटी छोटी मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होती हैं जो मटेरियल को सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं या फिर सेल के बाहर। और गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। Now our next topic is lysosomes, the cleanup system. Cells produce waste materials and damaged, worn out organelles during their activities. अब जो सेल है वो एक्टिविटीज करते समय कुछ वेस्ट मटेरियल और डैमेज्ड worn out organelles को प्रोड्यूस करता है। How does the cell prevent these waste from accumulating inside it? अब सेल कैसे प्रिवेंट करता है इन वेस्ट को अपने अंदर एक्यूमुलेट होने से? तो लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद एंजाइम्स व्हिच कैन ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और इवन डैमेज्ड पार्ट ऑफ द सेल, कीपिंग इट क्लीन एंड हेल्दी। अब जो लाइसोसोम्स होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे होते हैं जो कि अनवांटेड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का ब्रेक डाउन करते हैं, इवन डैमेज पार्ट्स ऑफ द सेल, कीपिंग इट क्लीन एंड हेल्दी। अब जो लाइसोसोम्स होते हैं टोटली वो क्लीन अप सिस्टम की तरह काम करते हैं। मतलब कि आप ऐसा समझो कि ये एक टीम है जो कि सेल के अंदर से अनवांटेड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का ब्रेकडाउन करती है और डैमेज पार्ट सेल के या फिर कोई सेल ऑर्गेनेली जो डैमेज हो चुकी है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और सेल को क्लीन रखती है और हेल्दी रखती है। The products formed by the breakdown are released into the cytoplasm where they may be reused in other cellular processes. अब जिन प्रोडक्ट्स का ये ब्रेकडाउन करती है उन्हें ये साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देती है जहां पर ये मे बी रीयूज हो सके कोई और सेलुलर प्रोसेस के दौरान। Now threads of curiosity, human sperm cells contain lysosomal enzymes. अब जो एक ह्यूमन का स्पर्म सेल होता है उसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं। When a sperm meets an egg, these enzymes break down the outer layer of the egg, allowing the fertilization to take place. अब जब एक ह्यूमन बॉडी का स्पर्म सेल ह्यूमन बॉडी के एक सेल से मिलता है तो फिर ये जो एंजाइम्स हैं ये एग सेल की आउटर लेयर का ब्रेक डाउन करते हैं जिससे कि ये अलाउ कर देते हैं फर्टिलाइज्ड होने में उन्हें। यू विल लर्न अबाउट द ह्यूमन स्पर्म सेल्स लेटर इन चैप्टर 11। अब आप ह्यूमन के स्पर्म सेल के बारे में चैप्टर 11 में पढ़ोगे। माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक सेल ऑर्गेनेली होता है जो कि सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन कॉल्ड द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल के पावर हाउसेस बोले जाते हैं बिकॉज दे सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज, क्योंकि ये एनर्जी बनाकर उन्हें सप्लाई करते हैं जिससे बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज में हेल्प मिलती है। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। अब हर एक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि आप ये फिगर 2.14 में स्ट्रक्चर भी देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया का, हर माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मतलब इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन एक और एक जो अंदर वाली है वो इनर मेम्ब्रेन है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस। अब जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो बहुत स्मूथ है और पोरस, पोरस मतलब उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं। Now the inner membrane is folded into sac-like projections called cristae. जो inner membrane है वो fold है finger like projections में। तो अब आप अगर अंदर वाली membrane को देखोगे ये वाली, तो ये finger like projections में fold है, ये देखो, और इन projections को बोलते हैं cristae। इन्हें, ये जो finger like projections है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इन्हें बोलते हैं क्रिस्टे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड फैसिलिटेटेड एनर्जी प्रोडक्शन। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है क्योंकि ये फोल्ड है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में, मतलब क्रिस्टे जिन्हें बोलते हैं, इसकी वजह से
इसका जो सरफेस एरिया है वो भी इंक्रीज हो गया है केमिकल रिएक्शंस के लिए और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ये आप देख सकते हो, ये देखो। अब क्योंकि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में फोल्ड है तो इसीलिए इसका जो सरफेस एरिया है वो भी ज्यादा है, और सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इसमें जो केमिकल रिएक्शन होगा वो भी सही हो पाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी ये हेल्प करेगा। In mitochondrion, the glucose and other molecules are broken down to release energy during a process called cellular respiration. अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज होता है और दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाता है ताकि एनर्जी रिलीज हो सके सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान। You have already studied about it. अब आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा होगा। The energy released is stored in the form of a molecule called adenosine triphosphate ATP. अब जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर हो जाती है जिसका नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे आप शॉर्ट में ATP भी बोल सकते हो, which act as the energy currency and is used for most the cellular activities. और यही एक्ट करती है एनर्जी करेंसी की तरह जिसे आप यूज कर सकते हो बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज में। नाउ नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स, सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन द प्लांट सेल्स एंड बियॉन्ड। अब आपने प्लास्टिड्स कॉमनली आपने सुना होगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो हम यहाँ पर उसकी बात करने वाले हैं मेन अभी। यू हैव लर्न्ड दैट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल दैट कम फ्रॉम फूड। अब आपने पढ़ा होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को जो कि फूड से आती है। एनिमल्स कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, हाउएवर प्लांट सिंथेसिस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जो एनिमल्स हैं वो फूड ऑब्टेन करते हैं उनकी सराउंडिंग से, पर जो प्लांट्स हैं वो फूड का सिंथेसिस करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। बट वेयर डू प्लांट्स सिंथेसिस देयर फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। पर ये प्लांट्स सिंथेसिस कहाँ करते हैं फूड का जिनसे उन्हें एनर्जी मिलती है। प्लांट्स यूज स्पेशल ऑर्गेनेलीज कॉल्ड प्लास्टिड्स फॉर फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज। अब प्लांट्स एक स्पेशल ऑर्गेनेलीज का यूज करते हैं जिन्हें बोलते हैं प्लास्टिड्स, जो कि फूड के सिंथेसिस में और उसके स्टोरेज में हेल्प करती है। एज यू हैव लर्न, plants prepare their food by the process of photosynthesis in the presence of sunlight. अब आपने पहले ये पढ़ा होगा कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में। अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल which is present in the chloroplast, a type of plastid, absorb sunlight. एक ग्रीन पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल होता है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड है और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अब जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब उनमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया था। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, फिगर 2.15, देयर इज अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड द स्ट्रोमा। अब इसके अंदर सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसे स्ट्रोमा बोलते हैं। इस जगह मतलब पूरे सेल में प्रेजेंट होता है ये, और इसे बोलते हैं स्ट्रोमा। विद इन द स्ट्रोमा आर डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स कंटेन क्लोरोफिल। अब स्ट्रोमा के अंदर डिस्क शेप मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। ये वाले, ये जो आपको डिस्क शेप्ड के दिख रहे हैं, वैसे आपकी बुक में नहीं दे रखा है बट इन्हें बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय देम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जो सनलाइट सन से आती है उन्हें यही थाइलाकॉइड्स एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम। The sugar synthesized in this process are stored in stroma along with the starch granules. इस प्रोसेस के दौरान जो शुगर बनती है वो स्ट्रोमा में स्टोर हो जाती है। अगर शुगर ज़्यादा बन जाए
तो प्लांट उसे स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टार्च ग्रैन्यूल्स में स्टोर कर देता है। Mitochondria and plastids have some features that are similar to certain bacteria. अब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सिमिलर हैं बैक्टीरिया से। फॉर एग्जाम्पल, दे बोथ हैव देयर ओन DNA and ribosomes and thus they can make some of their own proteins. अब जैसे बैक्टीरिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं और ये अपने कुछ प्रोटीन्स खुद ही बना सकते हैं। These characteristics suggest that both mitochondria and plastids share an evolutionary history with these single cell organisms. इन्हीं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से साइंटिस्ट मानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ने बैक्टीरिया के साथ इवैल्यूएशनरी हिस्ट्री शेयर की होगी। मतलब इवैल्यूएशन के दौरान ये बैक्टीरिया जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से ही डेवलप हुए होंगे। Are there any other plastid in plant cell that contain any pigment other than the green pigments? अब क्या कोई और ऐसा प्लास्टिड है प्लांट सेल में जो ग्रीन पिगमेंट के अलावा कोई और भी पिगमेंट कंटेन करता हो? तो इसके आगे से ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जिसमें हम दो और प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर है यस। एक ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ऐसे दो और पिगमेंट हैं ग्रीन पिगमेंट के अलावा जो प्लांट सेल्स में होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।